नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रोबिट्स के बारे में इतनी बड़ी चिंता क्यों है? ऑप्शन ए है, इन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। ऑप्शन बी है, इन्हें बच्चों में त्वचा कैंसर का कारण माना जाता है। ऑप्शन सी है, वे इतने छोटे होते हैं कि सिंचित खेतों में फसल के पौधों द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। और ऑप्शन डी है, इन्हें अक्सर खाद्य पदार्थों में मिलावट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। माइक्रोबिट्स अपने सबसे बड़े आयाम में 1 मिलीमीटर से कम के ठोस प्लास्टिक कणों से निर्मित होते हैं। वे अक्सर पॉलीथीन से बने होते हैं, लेकिन पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टाइनीन जैसे अन्य पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। इनका उपयोग व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, टूथपेस्ट और बायोमेडिकल और स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान में किया जाता है। माइक्रोबिट्स प्लास्टिक कण जल प्रदूषण का कारण बन सकते हैं और मीठे पानी और समुद्र के पानी में जलीय जानवरों के लिए पर्यावरणीय खतरा पैदा कर सकते हैं। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न फसल की हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कथन 2 है, इसका संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा से सही है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को वित्तीय सहायता और जोखिम कवरेज प्रदान करने के लिए 2016 में शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है। इसके उद्देश्यों की अगर बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणाम स्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना, खेतों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना आदि इसके उद्देश्य हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रबंध पोर्टल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है न्यायपालिका, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और ऑप्शन डी ऊर्जा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षा। प्रबंध पोर्टल परियोजना मूल्यांकन, बजट, उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग प्रणाली आदि का प्रबंधन करता है। यह दक्षता बढ़ाने और समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन को प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक कदम है। यह अनुमोदन वित्तीय स्थिति जारी करने के संबंध में प्रणाली में पारदर्शिता और सटीकता के लिए है। जिले प्रबंधन पोर्टल पर भौतिक और वित्तीय व्यय जमा कर सकते हैं। समग्र शिक्षा योजना की अगर बात की जाए तो यह स्कूली शिक्षा के लिए एक केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना है। यह स्कूल को प्री स्कूल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में परिकल्पित करता है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा की 3 पूर्ववर्ती योजनाओं को शामिल किया गया है। इसके लक्ष्य की अगर बात करें तो स्कूली शिक्षा के लिए समान अवसरों और समान सीखने के परिणामों के संदर्भ में मापे गए स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार करना इसके लक्ष्य हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य के अनुसार प्री स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना भी इसके लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है, फास्ट रेडियो बर्स्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इन तेज रेडियो विस्फोटों की उत्पत्ति अभी तक ज्ञात नहीं है। कथन 2 है, सभी FRB एक बार की घटना है, जिसका अर्थ है कि उनका
दोबारा कभी पता नहीं लगाया जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। वर्तमान में एफआरबी की सटीक उत्पत्ति के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानकारी है और वे इतने छोटे तेज विस्फोटों में क्यों दिखाई देते हैं, सिवाय इसके कि वे आकाशीय विद्युत चुंबकीय आवेग संभवतः मरते सितारों के अंगारों से आते हैं। कुछ एफआरबी एक बार की घटना है, केवल एक बार देखा गया है और फिर कभी पता नहीं चला है। अन्य पुनरावर्तक है जो अंतरिक्ष की गहराई में किसी भूतिया प्रकाश स्तंभ की तरह रुक रुक कर पृथ्वी पर चमकते हैं। खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अब दूर की आकाशगंगा से दोहराए जाने वाले एफआरबी पर अपने विस्तृत अध्ययन के नतीजे प्रकाशित किए हैं, जो इन रहस्यमय रेडियो चमक की उत्पत्ति के बारे में नए सुराग प्रदान करते हैं। पांचवा प्रश्न है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है यूरोपियन संघ और ऑप्शन डी है भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपीय संघ द्वारा आयातित सीमेंट और कुछ बिजली जैसे कार्बन गहन उत्पादों पर कार्बन टैरिफ है। यूरोपीय ग्रीन डील के हिस्से के रूप में कानून बनाया गया है। यह 2026 में प्रभावी होगा। रिपोर्टिंग 2023 में शुरू होगी। सीबीएम को यूरोपियन संसद द्वारा 450 वोटों के साथ और 115 वोटों के विरुद्ध पारित किया गया है और 17 मई 2023 को लागू किया गया है। इसके साथ ही हमारा आज का करंट अफेयर एमसीक्यू यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.